नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण और उतने ही दिलचस्प व्यक्ति पर बात कर रहे हैं। पामुलापेर्थी वेंकट नरसिम्हा राव, जिन्हें हम सब पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास उनके जीवन, उनके राजनीतिक सफर और जो अहम योगदान रहे हैं उन पर आधारित कई लेख हैं, जीवनियां हैं, विश्लेषण है। तो आज कोशिश करेंगे कि उनका एक सार समझ सकें। हाँ, और मकसद यही है कि उस शख्सियत को थोड़ा गहराई से जाने जिन्होंने खासकर 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति में बड़े और कहना चाहिए कि स्थायी बदलाव लाए। और ये भी समझना जरूरी है कि आज भी वो क्यों प्रासंगिक हैं। सही कहा। उन्हें अक्सर भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहते हैं, और ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपाधि है। पर यह भी उतना ही सच है कि उनका जो प्रधानमंत्री वाला कार्यकाल था वो काफी विवादों से, आलोचनाओं से भी घिरा रहा। हाँ, और उनकी शख्सियत भी, मतलब कई पहलू ऐसे हैं जो चौंकाते हैं। जैसे क्या ये पता है कि वो एक दो नहीं पूरी 17 भाषाएं जानते थे? 17! कमाल है। हाँ, और ये सिर्फ कोई रोचक फैक्ट नहीं है। शायद ये उनकी जो जटिल राजनीतिक बातचीत होती थी या कूटनीति थी, उसमें उनकी सफलता का एक अहम कारण भी रहा हो सकता है। बिल्कुल, अलग अलग पृष्ठभूमि के नेताओं से वो बेहतर संवाद कर पाते होंगे। और ये भी कि प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले वो लगभग राजनीति से संन्यास ले ही चुके थे। तो चलिए इस दिलचस्प व्यक्तित्व की परतों को खोलते हैं। शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जी, पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था 28 जून 1921 को तेलंगाना के लकनेपल्ली गांव में, जो उस समय हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। वो एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन बचपन में ही उन्हें उनके रिश्तेदारों ने गोद ले लिया था। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई? सुना है काफी मेधावी थे शुरू से। हाँ बिल्कुल, उनका रुझान शिक्षा की तरफ शुरू से था। उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी और फिर पुणे के फर्गसन कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही काफी तेज थे, ऐसा कहा जाता है। और भाषाओं की बात तो हमने की, 17 भाषाएं। हाँ, ये तो अद्भुत है। भारतीय भाषाएं तो थी ही, तेलुगु, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, और साथ में अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, जर्मन, फारसी जैसी विदेशी भाषाएं भी। इसी वजह से उन्हें कभी-कभी वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। और हाँ, उन्होंने एक तेलुगु साप्ताहिक काकतीय पत्रिका का संपादन भी किया था। तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल दुनिया से भी जुड़े थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी भूमिका रही। जी बिल्कुल। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था और हैदराबाद को निजाम के शासन से आजाद कराने का आंदोलन, उसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो यहीं से राजनीति में उनका प्रवेश हुआ होगा। हाँ, कह सकते हैं। 1950 के दशक में वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े। फिर 1957 से 77 तक काफी लंबा समय वो आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान राज्य सरकार में मंत्री भी रहे और 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा माना जाता है? कुछ खास काम? उन्होंने भूमि सुधारों पर काफी जोर दिया था, जो उस समय एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम माना जाता था। हालांकि उनके कार्यकाल में जय आंध्रा आंदोलन की चुनौती भी आई। काफी बड़ा आंदोलन था वो, जिसके चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा था। तो वो एक तरह से उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन की एक बड़ी परीक्षा थी। तो ये तो हुई राज्य की बात। फिर वो राष्ट्रीय राजनीति में कैसे आए? उसका एक अहम मोड़ था 1969, जब कांग्रेस पार्टी टूटी, विभाजन हुआ। उस नाजुक समय में नरसिंह राव ने इंदिरा गांधी का साथ दिया और इसके बाद केंद्र सरकार में उनका कद धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले, गृह, रक्षा, विदेश, मानव संसाधन विकास, ये सब बड़े विभाग थे। तो अनुभव काफी हो गया था उन्हें केंद्र सरकार का। जी हाँ। और ये अनुभव बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर उनके बहुत काम आया। और फिर आता है 1991, वो साल जब सब कुछ बदल गया। कहते हैं 89 का चुनाव हारने के बाद वो लगभग राजनीति से किनारा कर चुके थे। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से सक्रिय राजनीति से हट ही चुके थे, रिटायरमेंट का मन बना लिया था। लेकिन मई 1991 में राजीव गांधी की अचानक हत्या हो गई। उस घटना ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया। कांग्रेस पार्टी को एक अनुभवी, सर्वमान्य नेता की जरूरत थी, और वो तलाश राव पर आकर खत्म हुई। जी, पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना और इस तरह
21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। ये कई मायनों में ऐतिहासिक था, है ना? बहुत ज्यादा। वो दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई के बाद दूसरे गैर हिंदी भाषी प्रधानमंत्री, और शायद सबसे अहम बात, वो नेहरू गांधी परिवार के बाहर पहले ऐसे कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। सही। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें सांसद बनना था, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश की नंदयाल सीट से उपचुनाव लड़ा और वहां तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। हाँ, वो जीत बहुत बड़ी थी, उनकी लोकप्रियता और स्वीकृति दिखाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सामने जो चुनौतियां थीं, वो उस जीत से भी कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर थी। बिल्कुल। उन्हें विरासत में एक ऐसा देश मिला था जो कई मोर्चों पर संकट में था, खासकर आर्थिक स्थिति। हाँ, आर्थिक स्थिति तो समझिए कि चरमरा गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार $1 बिलियन से भी कम बचा था। मतलब सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट बिल भरने लायक पैसा। बस उतना ही। देश लगभग दिवालिया होने की कगार पर था, और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, राजनीतिक माहौल भी अस्थिर था। राजीव गांधी की हत्या का शौक था। बिल्कुल। और सामाजिक स्तर पर देखें तो कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। देश में कई जगह सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा था। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। हाँ, सोवियत संघ टूट चुका था, कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था, दुनिया पूरी तरह बदल रही थी और भारत को इस नए ग्लोबल ऑर्डर में अपनी जगह बनानी थी, मजबूत करनी थी। तो ये जो इतनी सारी गंभीर चुनौतियां थीं, उनके बीच उन्होंने जो सबसे बड़ा, सबसे साहसिक कदम उठाया, वो थे आर्थिक सुधार। हाँ, यहीं से भारत की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। सही कहा। और इस कहानी के एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव ने उन्हें अपना वित्त मंत्री बनाया। ये अपने आप में एक बड़ा और थोड़ा अप्रत्याशित फैसला था। क्योंकि मनमोहन सिंह उस समय कोई राजनेता तो थे नहीं, वो एक जाने माने सम्मानित अर्थशास्त्री थे, और इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर फिर लागू की नई आर्थिक नीति, जिसे हम आमतौर पर एलपीजी कहते हैं। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। जी। तो ये थे क्या साल में? मतलब जमीन पर क्या बदला इनसे? देखिए, सबसे पहले तो जो सालों से चला आ रहा लाइसेंस राज था, उसे काफी हद तक खत्म किया गया। इसका मतलब ये था कि नए उद्योग लगाने या पुराने उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो ढेरों सरकारी मंजूरियां और लाइसेंस लगते थे, उनकी प्रक्रिया या तो आसान कर दी गई या उन्हें हटा दिया गया, ताकि बिजनेस करना आसान हो। हाँ, उद्योगों को जो गैर जरूरी सरकारी कंट्रोल थे, उनसे थोड़ी मुक्ति मिली। और विदेशी निवेश, उसके लिए क्या किया? विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले गए। FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कई सेक्टर्स में 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई, और कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे पावर सेक्टर वगैरह में तो 100% FDI की भी इजाजत दे दी। मकसद था देश में पैसा और टेक्नोलॉजी लाना। इसके अलावा जो सरकारी कंपनियां घाटे में जल रही थीं, उनमें से कुछ के निजीकरण की भी शुरुआत हुई। रुपए का डीवैल्यूएशन किया गया ताकि भारतीय सामान बाहर सस्ता हो और एक्सपोर्ट बढ़े। शेयर बाजार और फाइनेंशियल सिस्टम में भी बड़े बदलाव हुए थे शायद। हाँ बिल्कुल। 1992 में सेबी एक्ट आया। मतलब सेबी जो शेयर बाजार का रेगुलेटर है, उसे और ज्यादा ताकत दी गई ताकि बाजार में ट्रांसपेरेंसी आए, अनुशासन बढ़े, निवेशकों का हित सुरक्षित रहे। और FIIs भी तभी आए। जी, विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs, उन्हें पहली बार भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने की परमिशन मिली। इससे मार्केट में गहराई आई और 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE उसकी शुरुआत हुई, जिसने देश में मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम की नींव रखी। तो इन सब सुधारों का असर क्या हुआ तात्कालिक और लंबे समय में? सबसे बड़ा और फौरी असर तो ये हुआ कि भारत दिवालिया होने से बच गया। वो जो खतरा था वो टल गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे बढ़ने लगा, और लंबे समय के लिए देखें तो इन सुधारों ने भविष्य के तेज आर्थिक विकास की नींव रखी, जिसका फायदा हमें बाद के सालों में दिखा। वो जो आंकड़े थे निवेश के, हाँ, विदेशी निवेश जो 91-92 में सिर्फ $132 मिलियन था, वो 95-96 तक बढ़कर $5.3 बिलियन हो गया। ये दिखाता है कि दुनिया का भरोसा लौटा था भारत की इकोनॉमी में। इसीलिए उन्हें आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। बिल्कुल, बजा तौर पर। अच्छा, आर्थिक मोर्चे पर तो ये बड़े बदलाव हो ही रहे थे। विदेश नीति में भी राव सरकार ने कई अहम पहल की है ना, क्योंकि दुनिया बदल रही थी। हाँ बिल्कुल। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया अब 2 सुपर पावर वाली नहीं रह गई थी।
राव सरकार ने इस नई हकीकत को समझा तो एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ भारत के रिश्ते सुधारे गए, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था, नए सिरे से एक संतुलित रिश्ता बनाया गया। और इसी समय लुक ईस्ट पॉलिसी भी आई। इसका क्या महत्व था? लुक ईस्ट पॉलिसी एक बहुत दूरदर्शी कदम था। उसका मकसद था साउथ ईस्ट एशिया के जो तेजी से उभरते देश थे, आसियान समूह, उनके साथ भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करना। इससे भारत के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खोले और रीजनल स्टेबिलिटी में भी मदद मिली। विदेश नीति में एक और बड़ा फैसला माना जाता है इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बनाना। सही कहा, 1992 में ये हुआ। ये फैसला काफी समय से रुका हुआ था, लेकिन राव सरकार ने इसे लागू किया। इससे वेस्ट एशिया में भारत की डिप्लोमैटिक पहुंच बढ़ी। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि पर्दे के पीछे उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया। हाँ, ये बात बाद में सामने आई कि 1998 में वाजपेयी सरकार ने जो परमाणु परीक्षण किए, उसकी तैयारी, उसकी जमीन राव के कार्यकाल में ही तैयार हो गई थी। वाजपेयी जी ने खुद बाद में बताया था कि जब वो पीएम बने तो राव ने उनसे कहा था, सामान तैयार है, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। हालांकि 1995 में शायद टेस्ट टाल दिया गया था। कुछ अमेरिकी दबाव की बात भी आती है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। पक्के कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमान यही है कि या तो अमेरिकी प्रेशर था या शायद थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को और बेहतर बनाने के लिए वक्त चाहिए था। पर ये उनकी रणनीतिक सोच दिखाता है। विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के अलावा उनकी जो आंतरिक राजनीति थी और संकटों से निपटने की क्षमता, उसको भी अक्सर रेखांकित किया जाता है। बिल्कुल, और इसमें सबसे अहम बात ये थी कि वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे। कांग्रेस के पास लोकसभा में बहुमत नहीं था। हाँ, ये तो बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़ी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से, मोल तोल से, समझौतों से न सिर्फ सरकार बचाई रखी, बल्कि पूरे 5 साल सफलतापूर्वक चलाई। ये भारतीय राजनीति में एक बड़ी उपलब्धि है। और इस दौरान देश ने कई संकट भी झेले। उनसे कैसे निपटे वो? हाँ, कई बड़ी चुनौतियां आई, जैसे पंजाब में आतंकवाद, जो धीरे धीरे खत्म हुआ। हालांकि ये लंबी प्रक्रिया थी। कश्मीर में उग्रवाद एक बड़ी समस्या बनी रही। 1993 में हजरत बल दरगाह की घेराबंदी हुई। 1995 में विदेशी टूरिस्ट किडनैप हुए। इन सब संकटों का उनकी सरकार ने सामना किया। 1993 में लातूर में भूकंप भी आया था। हाँ, महाराष्ट्र में वो विनाशकारी भूकंप आया था। उसके बाद जो राहत और पुनर्वास के काम हुए, उसके लिए राव सरकार की काफी तारीफ भी हुई थी। और 1993 के बॉम्बे बम धमाके, वो तो देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। हाँ, वो बहुत भयानक धमाके थे। उनके तुरंत बाद राव खुद बॉम्बे गए थे, जो अब मुंबई है, और एक अहम कदम ये उठाया कि जांच में मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुलाया, ताकि धमाकों में जो पाकिस्तान का हाथ होने का शक था, उसके पक्के सबूत जुटाए जा सकें और दुनिया के सामने रखे जा सकें। ये उस समय के हिसाब से एक बड़ा डिप्लोमेटिक और इन्वेस्टिगेटिव कदम था। तो इतनी सारी उपलब्धियां, इतना कुशल प्रबंधन, इसके बावजूद नरसिम्हा राव का कार्यकाल गंभीर विवादों से भी घिरा रहा, और इन विवादों ने उनकी विरासत पर एक गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल। उनके कार्यकाल का शायद सबसे दुखद और विवादास्पद अध्याय था 6 दिसंबर 1992, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस। उनकी केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा कि उसने उस ढांचे को बचाने के लिए पर्याप्त और समय पर कार्रवाई नहीं की, या वो ऐसा करने में नाकाम रही। इस घटना का उनके राजनीतिक जीवन पर क्या असर पड़ा? जाहिर है नकारात्मक ही रहा होगा। बहुत ज्यादा। इस घटना ने उनकी और उनकी सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। हालांकि बाद में जो लिब्रहान आयोग बना था जांच के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट में उन्हें सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया। आयोग ने संघीय ढांचे की सीमाओं का, इंटेलिजेंस फेलियर का और उत्तर प्रदेश की जो तत्कालीन राज्य सरकार थी बीजेपी की, उसकी भूमिका का जिक्र किया। लेकिन राजनीतिक नुकसान तो हो चुका था। कांग्रेस को भी चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में, जैसे पत्रकार शेखर गुप्ता की रिपोर्टिंग है, उसमें राव के उस समय के द्वंद्व का भी जिक्र मिलता है कि वो शायद बल प्रयोग से होने वाली मौतों को लेकर चिंतित थे। हाँ, और ये भी डर था कि कहीं सुरक्षा बल भीड़ के साथ न मिल जाए, और राज्य सरकार को बर्खास्त करने के बाद भी कंट्रोल लेने में जो लॉजिस्टिकल देरी होती, उसकी भी चिंताएं थीं। लेकिन जो नतीजा हुआ वो इतिहास में दर्ज है। बाबरी मस्जिद के अलावा उन पर और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे। जी हाँ, कई मामले सामने आए जिनसे उन्हें लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जैसे वो जेएमएम रिश्वत कांड। हाँ, 1993 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। आरोप था कि सरकार बचाने के लिए
अविश्वास प्रस्ताव गिराने के लिए जेएमएम के सांसदों को रिश्वत दी गई। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें 2000 में दोषी भी ठहराया था, लेकिन बाद में 2002 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। और भी मामले थे, सेंट किट्स वगैरह। हाँ, सेंट किट्स जालसाजी मामला था, जिसमें उन पर वीपी सिंह की छवि खराब करने की साजिश का आरोप था। उसमें वो 97 में बरी हुए। एक लखुबाई पाठक चीटिंग केस था, जिसमें चंद्रास्वामी के साथ उनका नाम जुड़ा था। उसमें भी वो 2003 में बरी हो गए। हर्षद मेहता ने भी तो सीधा आरोप लगाया था उन पे 1 करोड़ रुपए लेने का। हाँ, वो बहुत सनसनीखेज आरोप था। स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता ने लगाया था, लेकिन वो कभी साबित नहीं हो सका। इसी तरह पुरुलिया में जो हथियार गिराए गए थे, उस मामले में भी उनका नाम उछालने की कोशिश हुई, पर उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला। तो मतलब कानूनी तौर पर तो वो सब बड़े मामलों में बरी हो गए। हाँ, अंततः अदालतों से उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इन आरोपों की जो लंबी छाया थी, उसने उनके राजनीतिक छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। उनके कार्यकाल के आखिरी सालों में और उसके बाद भी उन पर सवाल उठते रहे। प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद उनका जीवन कैसा रहा? क्या वो राजनीति में सक्रिय रहे? 1996 का चुनाव कांग्रेस हार गई। राव को पीएम पद छोड़ना पड़ा। हार के बाद पार्टी के अंदर भी दबाव बढ़ा और जल्दी ही उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा। सीताराम केसरी नए अध्यक्ष बने। इसके बाद राव एक तरह से राजनीतिक मुख्य धारा से किनारे हो गए, एकांतवास जैसा जीवन जीने लगे। सुना है उन्होंने इस दौरान एक किताब भी लिखी थी, काफी चर्चित हुई थी। हाँ, ये सही है। उन्होंने एक बहुत मोटी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल लिखी थी, द इनसाइडर। ये किताब भारतीय राजनीति, खासकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों की अंदरूनी कहानी बताती है और माना जाता है कि ये काफी हद तक उनके अपने अनुभवों पर आधारित है। अच्छा। एक बात और कही जाती है कि देश के सबसे बड़े पद पर रहने के बावजूद अपने आखिरी सालों में उन्हें कुछ आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था। और उनका निधन 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी थोड़ा विवाद हुआ था। कथित तौर पर उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं मिली। अच्छा। तो फिर उनका अंतिम संस्कार फिर उनके गृह राज्य आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना है, वहां हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में ही उनका स्मारक है, ज्ञान भूमि। लेकिन समय के साथ लगता है उनकी विरासत का एक तरह से पुनर्मूल्यांकन भी हुआ है। बिल्कुल। हाल ही में फरवरी 2024 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। ये उनके योगदान को खासकर आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में एक बड़ी राष्ट्रीय स्वीकृति देता है। तो अगर हम उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा और विरासत को समेटने की कोशिश करें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? ये कोई सीधी सरल विरासत तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, बहुत जटिल मल्टी लेयर्ड विरासत है उनकी। एक तरफ वो बिना शक भारत के आर्थिक उदारीकरण के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने उस मुश्किल दौर में बड़े साहसिक फैसले लिए, देश को न सिर्फ वित्तीय संकट से निकाला बल्कि भविष्य के तेज विकास की नींव भी रखी। विद्वान और बहुभाषाविद तो थे ही। हाँ, बहुत विद्वान, कई भाषाओं के ज्ञाता, कुशल प्रशासक, जिन्होंने एक अल्पमत सरकार को सफलतापूर्वक चलाया। उनकी विदेश नीति, खासकर लुक ईस्ट पॉलिसी, इजराइल के साथ संबंध, ये दूरगामी महत्व के कदम साबित हुए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, दूसरा पहलू भी है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना उनके कार्यकाल पर एक ऐसा दाग है जिसे मिटाना मुश्किल है। यह हमेशा उनकी आलोचना का एक बड़ा पॉइंट रहेगा। भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी उनकी छवि को धुंधला किया, भले ही वो अंत में सभी मामलों में बरी हो गए। उन्हें अक्सर मौन राजनीतिज्ञ कहा जाता था। वो निश्चित रूप से एक संकट मोचक थे। मुश्किल हालात में देश को संभाला। और हाँ, उन्होंने ये भी साबित किया कि नेहरू गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति भी कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है और पीएम के तौर पर कार्यकाल पूरा कर सकता है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि पीवी नरसिम्हा राव ने भारत को कई गंभीर संकटों से उभारने में एक अहम निर्णायक भूमिका निभाई। उनके शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने देश की दिशा ही बदल दी। लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत, जैसा आपने कहा, काफी जटिल है। बड़ी उपलब्धियां भी हैं और गंभीर विवाद और असफलताएं भी हैं। वो एक ऐसे नेता थे जिन्हें शायद पूरी तरह समझने के लिए इतिहास को और समय लगेगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाला सवाल उठता है। श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं कि 1991 के वो जो हालात थे, आर्थिक और राजनीतिक दबाव, क्या कोई और नेता उन चुनौतियों का सामना राव की तरह कर पाता? खासकर वो आर्थिक सुधार,
क्या कोई और उस तरह लागू कर पाता? या फिर एक अलग एंगल से सोचें, अगर बाबरी मस्जिद वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके कार्यकाल में नहीं हुई होती, तो क्या भारत का राजनीतिक और सामाजिक नजारा आज कुछ और होता? और राव की अपनी विरासत पर इसका क्या असर पड़ता? ये ऐसे सवाल हैं जो उनके कार्यकाल के महत्व और इसकी जटिलता को दिखाते हैं। निश्चित रूप से ये सोचने वाली बातें हैं। आज की इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पीवी नरसिम्हा राव के बहुआयामी व्यक्तित्व को, उनके कार्यकाल की चुनौतियों, उपलब्धियों और विवादों को समझने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ गहराई से पड़ताल करने के लिए। नमस्कार।